नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे उन मरीजों के बारे में जिनका वाल्व रिप्लेसमेंट होता है या रिपेयर होता है। उनको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए और किस तरह का खाना उनको खाना चाहिए, जिससे कि उनका जो INR है वो एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। उसमें नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई वाल्व चेंज होता है या रिपेयर होता है तो उसमें हमको एक थेरापेटिक रेंज ऑफ INR मेंटेन करनी होती है, वो जो कि आपका 2 से लेके और 3.5 तक रह सकती है। तो उसके लिए मरीजों को एक पर्टिकुलर प्रकार का खाना पीना हम लोग एडवाइस करते हैं, जिसको कि हम लोग एंटीकोगुलेंट डाइट हम लोग बोलते हैं। उसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मात्रा में कम करना पड़ता है, जिसमें कि विटामिन K जो होता है उसमें जो डाइट जो उसमें जिनमें डाइट्स में विटामिन K बहुत ज़्यादा होता है उनको थोड़ा सा कम करना होता है मात्रा में। तो ऐसा भी नहीं है कि उस मात्रा को बिल्कुल ही बंद कर देना है, बट एक पर्टिकुलर बैलेंस उसका बनाना होता है, जिससे कि आपका INR जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, ना ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि उसके अपने जब अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके अपने अलग दुष्प्रभाव होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके अपने अलग प्रभाव आते हैं। हम लोग नॉर्मली जब मरीजों का वाल्व का ऑपरेशन होता है तो उसमें 2 मुख्य टैबलेट्स होती हैं जो हम लोग ब्लड थिन के लिए एडवाइस करते हैं। उसमें एक होता है एसीट्रॉन या फिर होती है वॉरफेरिन। तो इन दोनों में से एक टैबलेट मरीजों को चल रही होती है, जो कि आपको खून को पतला रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वाल्व के ऑपरेशन के बाद में नॉर्मली 2 से लेके और 3.5 तक हम लोग INR मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए ये जो टैबलेट यूज़ की जाती है। ये जो टैबलेट जो एक्ट करती है ये विटामिन K की एंटागोनिस्ट होते हैं मेनली। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन K पे डिपेंडेंट होते हैं। उसमें से जो मेनली फैक्टर होते हैं फैक्टर 2 होता है, 7 होता है, 9 और होता है और 10 होता है। 2, 7, 9, 10 जो फैक्टर्स होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन K पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी सिंथेसिस के लिए। जब हम लोग विटामिन K के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं तो ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं और इसकी वजह से हमारा ब्लड जो है थिन हो जाता है। ये दवाइयाँ इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करती हैं। तो उसमें जो मरीजों को तो ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं एंटीकोगुलेंट डाइट। तो उसमें कुछ जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिसमें कि पालक होती है, कोई छोटी गोभी होती है, ब्रोकली होती है, मूसली होती है, भिंडी होती है, या फिर कोई सरसों का साग जो मरीज़ खाते हैं, वो चीज़ जो होती हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ले सकते हैं, पर कभी कभार इसको ले सकते हैं। और एक बैलेंस पैटर्न विटामिन K का बॉडी में बनाना पड़ता है, जिससे कि आपका INR जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। जब भी आपके कोई डाइटरी चेंजेस ज़्यादा होते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, अगर हम लोग विटामिन K की मात्रा अपने डाइट में अगर बहुत ज़्यादा कम कर दी है तो उस केस में आपका INR बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे आपको ब्लीडिंग की संभावना आ सकती है। INR बढ़ने की वजह से आपको हो सकता है मसूड़ों में से खून आने लगे। जब भी आप ब्रश करते हैं तो आप खून आप दे सकते हैं। जब आप मोशन जाते हैं उस टाइम पे आपको ब्लड आ सकता है, या कोई नीले चकत्ते आपकी बॉडी के ऊपर पड़ सकते हैं। उस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपका INR बहुत ज़्यादा थिन है। और अगर आपका INR बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उस केस में हमारा जो वाल्व जो हम आर्टिफिशियल वाल्व लगाते हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं करता है और उसमें फिर अलग स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है मरीजों में। ये सारी सावधानियाँ होती हैं जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल विटामिन K का मेंटेन करना पड़ता है और ये डाइटरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ मरीजों में ऐसा देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव फास्टिंग अगर वो रखते हैं, तब भी विटामिन K का लेवल बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो सकता है और उससे भी INR कम या आपका ज़्यादा हो सकता है। कुछ ऑयल्स होते हैं जिसमें कि आपका सोयाबीन ऑयल है, कनोला ऑयल है, इनके अंदर विटामिन K की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जिन मरीजों का विटामिन K एंटागोनिस्ट जो लोग ले रहे हैं वो आफ्टर द वाल्व रिप्लेसमेंट या रिपेयर, तो उनमें इन ऑयल्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको कनोला ऑयल और सोयाबीन ऑयल थोड़ा सा आपके डाइट के अंदर कम होना चाहिए, तो जिससे कि आपका जो INR लेवल है वो काफ़ी मेंटेन रहे। ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आफ्टर वाल्व रिप्लेसमेंट या वाल्व रिपेयर के बाद हम लोग बताते हैं, और एंटीकोगुलेंट डाइट जो हम लोग बताते हैं उसमें ये सावधानियाँ होती हैं। इनको आपको करना चाहिए जिससे कि आपका INR जो है एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे। थैंक यू।